नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न के उत्तर के बारे में, यानी कि प्रश्न के उत्तर आपको लिखना कैसे है इसको भी आपको साथ साथ बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला है। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। 2025 की परीक्षा के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आप हैं। राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, यानी कि राजनीति शास्त्र। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, यानी पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में हमको पढ़ना है। बीए के थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हमने रखे हैं, लघु उत्तरीय भी रखा और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन भी हमने रखे हैं। तो कोई कसर हमने नहीं छोड़ी इस मॉडल पेपर को बनाने में, तो बहुत ही मेहनत लगी है। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और आपको बता दूं कि इस समय ना तो रात में मैं सो पाता हूं, ना ही एक प्रकार से दिन में थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि आप लोगों की सेवा में मैं दिन रात तत्पर हूं इस समय। लगभग जनवरी जब बीत जाएगी तब मैं फरवरी में थोड़ा चैन की नींद से सोऊंगा। इससे पहले दिसंबर नवंबर से मैंने एक प्रकार से शुरू कर दिया है अपना पूरा फुल फॉर्म तरीके से आप लोगों की स्टडी में देना। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बाद जाकर के मुझे फुर्सत मिलेगी, और वो भी एक प्रकार से अब की तो फुर्सत मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। अब मैं लगातार पढ़ाता ही रहूँगा, आप पढ़ते रहिए दबा करके, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस तुरंत आपकी जनवरी से प्रारंभ करवा देंगे हम। चले, बसपा का प्रभाव क्षेत्र किस प्रदेश में दिखाई दे रहा है? तो बसपा का प्रभाव क्षेत्र कहाँ पर दिखता है? उत्तर प्रदेश में दिखता है। बसपा पार्टी जिसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? हाथी है। और ये हाथी है उसका सूंड नीचे है, और जो कई हाथी होती है, यानी कि जो हाथी आप देखते हैं, एक बार जब यहाँ पे लखनऊ में पार्क बना तो उसमें हाथी बनवाई गई तमाम सारी, तो बताया गया भैया आक्षेप लगने लगे इन पर मायावती सरकार पर कि आपने तो अपने प्रतीक चिन्ह को बनवाया राजकोष की पैसे से, तो ये गलत बात है। तो उनके एक प्रवक्ता थे, ब्राह्मण थे, कोई मिश्रा करके या कोई थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग शायद समझ नहीं पाए, जो हाथी लखनऊ में लगे हैं वो स्वागत के लिए लगे हैं, और उनका सूंड ऊंचे है, मतलब कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी वो स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। वो स्वागत करता कि लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन जो ये आपका होता है मतलब कि पार्टी वाला जो प्रतीक चिन्ह है हाथी, उसका सूंड नीचे की तरफ है, ठीक है, यानी कि वह नीचे की तरफ है, तो वो नहीं बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बसपा का माहौल है और बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि बसपा पार्टी जो मिलेगी आपको केवल उत्तर प्रदेश में मिलेगी, मायावती जी की पार्टी, काशीराम, इन सभी की। दलितों को लेकर के बेसिकली आधार बना करके पार्टी बनाई गई थी, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी। मुख्यमंत्री जी, मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनका क्या नाम है, मायावती जी, ठीक है। अगला प्रश्न, जिला नियोजन समिति के गठन और कार्य की व्याख्या कीजिए। गठन कैसे होता है जिला नियोजन समिति का, और इसका कार्य क्या होता है? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जिला नियोजन योजना या समिति की बात की तो इसको अंग्रेजी में डीपीसी कहा जाता है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 JD के अनुसार जिला स्तर पर और उससे नीचे योजना बनाने के लिए बनाई गई एक समिति होती है जिला नियोजन समिति, जो जिला स्तर पर और जिला से जो नीचे स्तर पर, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो एक प्रकार से स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक प्रकार से उसके लिए कोई प्लान बनाने के लिए, उसके लिए कोई योजना बनाने के लिए जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, इन सभी पर एक जो है ये समिति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जुलाई महीने के 1999 सन में ये अधिनियम संख्या 32 के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया गया, पास किया गया। जिला नियोजन समिति में 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि जिनका चुनाव होता है, और 5 सदस्य जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। पदेन मतलब कि ये मतलब कि मतलब वैसे हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, अलग अलग कहीं से लोगों को मिला करके। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या इनकी 25 हो जाती है, यानी 25 सदस्य की एक समिति होती है जिला नियोजन समिति, जो जिला स्तर पर काम करती है। प्रत्येक जिले में
प्रत्येक जिले की जिला नियोजन समिति को जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना प्रमुख कार्य होता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत या जो जिला पंचायत या जिला समिति होती हैं, नगर पालिका, जिला पंचायत, इन सभी में काम करने के लिए बनाई जाती है। बेसिकली ये जिले के विकास के लिए योजना तैयार करती हैं, एक मसौदा तैयार करती है किस तरीके से विकास किस जिले का, किस प्रदेश का, मतलब किस जिले का या किस जो है प्रखंड का विकास होना है, ये डिसाइड करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दलीय प्रणाली के किन्हीं दो महत्व को बताएं। यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं या दलीय प्रणाली जो होती है, इसके दो जो है विशेषताएं बताएं या दो लाभ बताएं या महत्व बताएं। दलीय अनुशासन की अगर बात की जाए बेटा, तो दल विधानमंडल के सदस्यों की स्वार्थी इच्छाओं और भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दलीय सदस्यों में हीन भावना एवं सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का सूत्रपात भी होता है। दूसरी बात, निरंकुशता पर निरंकुशता पर प्रतिबंध भी लगाता है दल। दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे एक दल मान लेते पॉलिटिकल पार्टी कोई है, अब भाजपा सरकार है इस समय, मान लेते भाजपा अगर अपने मन की करने लगे तो ऐसे में जनता अगले 5 साल में क्या करेगी, कांग्रेस को वोट दे करके कांग्रेस को सरकार बना देगी। यानी कहने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज़ के होने से क्या होता है, निरंकुशता नहीं आती है। सत्ता पक्ष की पार्टी को हमेशा यह भय बना रहता है कि भाई अगर हम कुछ गलत करेंगे या हम तानाशाही करेंगे तो अगले 5 साल बाद फिर हम जनता के समक्ष आएंगे और जनता किसी दूसरे पार्टी को चुन लेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासनों को निरंकुशता पर प्रतिबद्ध है। इसके फलस्वरूप शासन में सभी क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व संभव होता है। दल शासन को अनुत्तरदायी होने से रोकते हैं, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, जनता इनसे प्रश्न भी पूछती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो इसमें कंपटीशन बना रहता है, इस वजह से जनता के बीच में आते रहते हैं, उसकी जटिलता को कम करते हैं कहीं ना कहीं पे, और जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना जाना रहता है। इस वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनका ये महत्व होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, क्षेत्रीय दल जो होते हैं इनके क्या लक्षण हैं? 2023 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए, उस दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं बेटा जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ता है और उस एरिया विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये दल होता है क्षेत्रीय दल। बेसिकली यह आम तौर पर एक विशिष्ट राज्य या किसी विशिष्ट क्षेत्र के भीतर संचालित होता है और इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ये अपने क्षेत्र तक ही एक प्रकार सीमित होकर के अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसको सरकार तक पहुंचाता है, ये दल होता है। यह क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करता है, जैसे कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं बेसिकली, जैसे कि बसपा बेसिकली आप क्षेत्रीय दल बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो क्षेत्रीय दल से कहीं ऊपर है। मतलब कि किसी एक विशेष किसी राज्य में एक ही पार्टी वही राज्य में है, अब वो धीरे धीरे करके एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाए, तो वो चीज़ें। दूसरी बात, यह क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करता है। तीसरी बात, यह स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है, जैसे कि सपा बसपा ये सब हो गई, इनका सबका ये प्रधानमंत्री नहीं बनते इससे केवल मुख्यमंत्री तक ही सीमित है, अपने राज्यों में ही सीमित हैं ये। ठीक है, ये बात आई थी। इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय या क्षेत्रीय दल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टी बोलते हैं, क्षेत्रीय दल। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? देखिए, प्रजातंत्र शासन प्रणाली में स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अभाव में यानी कमी में कोई भी सरकार शासन कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकती है, क्योंकि ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है किया गया व्यवस्था। इसके अलावा 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं के लिए व्यवस्था की गई। तो ये सब स्थानीय स्वशासन है जो ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या ग्राम स्तर पर चुनाव होता है। इसे गांव में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, फिर बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायती का चुनाव होता है। तो ये सब चुनाव जो होते हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र के विकास खंड में काम करते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, जनता की सेवा करते हैं, सरकार से पैसा लाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो ये एक प्रकार से इसे प्रधान बनते, गाँव स्तर पर देखभाल करते हैं। तो शासन कार्य अधिक होने के कारण से केंद्रीय सरकार प्रत्येक कार्य की ओर ध्यान नहीं दे सकती है। ये संस्थाएं केंद्रीय सरकार के कार्यभार को कम कर देती हैं और हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर आकर के और तमाम प्रकार के काम करती है, जिससे सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक जनमानस तक पहुंच पाती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दीजिए। देखिए, डेफिनेशन
किसी छोटे स्थान विशेष का शासन प्रबंध जब वहीं के नागरिकों के प्रतिनिधि स्वयं करते हैं, जैसे गांव के प्रतिनिधि प्रधान होते हैं, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि या प्रखंड के प्रतिनिधि एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और इसके अलावा ऐसे ही एक जिला के जो प्रतिनिधि होते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रबंध करने वाली उप स्थानीय संस्था का स्थानीय स्वराज्य संस्था को ही एक प्रकार से कहा जाता है उप मतलब कि स्थानीय सुशासन। ठीक है, तो यही ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, इसी पर जो चुनाव होता है ये सब एक प्रकार से अपने क्षेत्र के ही होते हैं और अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और सरकार की तरफ से मतलब कि जो चीज़ें आती हैं, योजनाएं आती हैं, उसका लाभ जनता तक पहुँचाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई है? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, फिर उसके बाद में अलग अलग स्थानों पर ये लागू होती चली गई। एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिले, देखिए आपको करना क्या है, एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, QR कोड, इसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपके जो 3 सब्जेक्ट होंगे और एक मेजर सब्जेक्ट, मतलब 3 मेजर, एक माइनर, एक को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में ही। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन जो आपका 3rd सेमेस्टर में है, इसकी भी विधिवत तैयारी लगभग 10 से 15 आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चंस की महासंग्राम रिवीजन क्लास मिल जाएगी और उसकी PDF मिल जाएगी आपको, और सभी सब्जेक्ट की बेसिकली PDF मिल जाएगी। आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड हो, ठीक है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय आते हो, सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्रेश कोर्स लॉन्च कर दिया गया, तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आज ही पेपर लगा हुआ है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके अलावा DDU के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव उसके लिए मैं करवाता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है। 4th सेमेस्टर के बच्चे जुड़ना चाहे तो जुड़ पाएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था करी जाएगी। 4th सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो उसमें भी आपको पहले बताया जाएगा। इसके अलावा आपके लखनऊ विश्वविद्यालय वाले बच्चे हो गए, या आपके प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय है, जैसे CCSU हो गया। ठीक है, CCSU हो गया, CSJMU हो गया, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इसके अलावा MSU हो गया, यानी मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपके और भी कई विश्वविद्यालय, जैसे कि आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा MJPRU, ठीक है, महाराजा ज्योतिबा फूले, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बरेली विश्वविद्यालय जो है जिसको कहते हैं, और आपका एक होता है, क्या नाम है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो ही गई, और ऐसे कई विश्वविद्यालय और हैं आपके, जैसे कि BU झांसी हो गई आपकी। ठीक है, या इसके अलावा मासा कुंभरी हो ही गई आपकी। तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप फटाफट से जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो जाए। सभी के पास सभी सब्जेक्ट का सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसीलिए प्राइस रखेगी ताकि हर बच्चा खरीद पाए और हर बच्चे अच्छे तरीके से अपनी PDF नोट के साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। और जैसे ही 4th सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा तुरंत आपको बताया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में वो भी सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था करी जाएगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाएंगे, सभी के लिए व्यवस्था करी जाएगी। 4th सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा जैसे कोर्स लॉन्च किया जाएगा। ये 3rd सेमेस्टर के लिए पेपर अभी है, पेपर आपका बहुत बेटर होने वाला है अगर आपने इसको खरीद लिया तो। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सभी PDF जो आपका चल रहा है, ये सब PDF आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। इससे पहले भी जो क्लासेस हुई उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी, क्लास भी मिल जाएगी आपको, लाइव क्लास की ग्रुप में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक दबाव समूहों के नाम बताएं। यानी कुछ एक प्रकार से दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप जो भारतीय समूह में है। 2023 में प्रश्न पूछा गया। दबाव समूह बेसिकली वह समूह होता है जो राजनीति में भाग नहीं लेता है लेकिन राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जैसे RSS वगैरह जो हो गए, या अखिल भारतीय विद्या परिषद के जो सदस्य हैं वो सब ये दबाव समूह होते, किसान वाले जो संगठन है वो सब। ठीक है, भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक दबाव समूह निम्नलिखित हैं।
पहला है व्यावसायिक समूह। व्यावसायिक समूह जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको आप फिक्की बोलते हैं, यह एक दबाव समूह है। इसके अलावा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको आप एसोचैम बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक संगठन है, दबाव समूह। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, जिसको आप FFIFDA बोलते हैं। इसके अलावा ये सब व्यावसायिक समूह हैं। अगले हैं धार्मिक समूह। धार्मिक समूहों में जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, जिसको RSS बोलते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, जिसको आप BHP बोलते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के लिए जमात इस्लामी, ये सब संगठन जो हैं ये दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो राजनीति में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। प्रेशर ग्रुप दबाव बनाते हैं अपने जो अपने हित या अपने जो समूह हैं उनकी भलाई के लिए, ये देश के लिए खतरा भी उत्पन्न कर देते हैं कभी कभी, यानी देश की राष्ट्रीय एकता में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये सब जो दबाव समूह होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है बेटा, मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ स्पष्ट कीजिए। मतदान व्यवहार की जो कठिनाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं मतदान व्यवहार के अध्ययन की? देखिए, मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ बहुत सारी, जैसे पहली है जाति, दूसरा है धर्म, तीसरा है भाषा, चौथा है क्षेत्रवाद, पांचवा है मतदाता की आर्थिक स्थिति, छठा है राजनीतिक स्थिरता की इच्छा, और धन की भूमिका और शिक्षा। ये सब की वजह से एक प्रकार से ये ही सब कठिनाइयाँ आती हैं मतदान व्यवहार के अध्ययन में। चूँकि मतदान कभी कभी आप देखते हैं जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, भाषा, क्षेत्रवाद, इन सभी पर कहीं ना कहीं पे डिपेंड होता है। मतदान व्यवहार जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है। राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त कारकों से मतदान व्यवहार प्रभावित होता है, जिसके मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ होती हैं। अब की बार जो NDA की एक प्रकार मतलब की जो इंडिया अलायंस थी, उसने जाति के अकॉर्डिंग ही टिकट दिया था। जैसे हमारे यहाँ से श्रेया वर्मा को टिकट मिला था, गोंडा मतलब कि गोंडा से श्रेया वर्मा को मिला था। श्रेया वर्मा जो है एक बार सांसद रह चुके बेनी प्रसाद वर्मा की जो है नातिन हैं, तो उनको टिकट मिला था। क्योंकि वर्मा जाति के लोग जो हैं इधर गोंडा में कुछ हद तक गोंडा लोकसभा में आपको मिलेंगे, लेकिन इधर से खड़े थे भाजपा से राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह, उनको तो राज्य मंत्री का पद भी मिला हुआ है तो वो विजयी रहे। हालांकि श्रेया वर्मा की भी क्रेज़ थी, श्रेया वर्मा ने काफ़ी वोट हासिल किया, सपा से बेसिकली थी। ठीक है, चूँकि सपा का दबदबा रहा है, सपा बसपा सब मिल करके थे, ठीक है, ये सब मिले हुए थे और इन सभी लोगों ने मिल करके लड़ाई थी, लेकिन वो हार गई थी। तो ये इस तरीके से हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर जैसे कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके पुत्र के खिलाफ खड़ा किया था, एक ब्राह्मण थे वहाँ के कैसरगंज मतलब कैसरगंज लोकसभा से, तो वो भी हार गए थे। तो क्या होता है कि अब की बार जो इंडिया अलायंस थी उसने बहुत काफ़ी हद तक जाति को ध्यान में रख करके टिकट दिया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वहीं पर जो पुराने थे उन्हीं को दे रही थी। तो ये जाति जो होती बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वोट परसेंटेज बढ़ गया था आपकी बार उन लोगों का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, दिनेश गोस्वामी कौन थे? दिनेश गोस्वामी राष्ट्रीय मोर्चा यानी कि BP सिंह सरकार में कानून मंत्री थे, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार की सिफारिशों के लिए आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से जो है 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके 2 व्यक्ति और होते हैं साथ में इनके सलाह के लिए या अतिरिक्त जो होते हैं, ठीक है, वो 2 सदस्य और होते हैं, यानी कि 3 सदस्य कुल मिलाकर के निर्वाचन आयोग में होते हैं मुख्य रूप से। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सामान्यतः कैसे होती है? तो प्रायः वरिष्ठता के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। वरिष्ठ जो होता है वही बनता है, जैसे कि 2 जो अन्य होते हैं उन्हीं में से जो वरिष्ठ हो जाता है वही बनता है जब वो अगला अपने पद से रिटायर लेता है तब। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका। चलें, यह आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आ चुका है, आपसे दोनों में पूछा सकता है। ठीक है, जिसमें पूछा जाए आप लिख दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ये उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में आप बांट सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, राजनीतिक दल को। पहली बात तो राष्ट्रीय स्तरीय दल होते हैं, यानी कि जो नेशनल स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय हितों के आधार पर गठित होते हैं ये।
और ये दल राष्ट्रीय स्तरीय दल इसीलिए कह लेते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय हित पर आधारित होते हैं। उनकी शाखाएं कोमोबेश पूरे देश में पाई जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी क्षेत्रों में उनकी एक समान सुदृढ़ स्थिति और उनका व्यापक कार्यक्षेत्र होता है। अनेक ऐसे भी दल होते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा तो करते हैं, परंतु किसी भी क्षेत्रों में उनकी अच्छी स्थिति नहीं होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर गठित वे सभी पार्टियां राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी कही जाएंगी जिनकी करीब करीब पूरे देश या उसके अधिकांश भागों में शाखाएं हों, यानी कि लगभग आधे देश में, अधिकांश देश में लगभग उसकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हों और उसकी एक प्रकार से विशेषता विद्यमान हो। ठीक है, यह बात आप ध्यान, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं। अगले कुछ दल होते हैं, ये पार्टी होती हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल की बात करेंगे बेटा तो रीजनल जो पार्टीज होती, वैसे तो राजनीतिक दृष्टि से वे सभी पार्टियां राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की श्रेणी में आ सकती हैं जो राष्ट्रीय हितों के आधार पर गठित की गई हों, परंतु व्यवहार में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व पाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल उन राजनीतिक पार्टियों को कहा जाता है जो क्षेत्रीय हितों के आधार पर गठित की गई हों और उन्हीं के अनुरूप अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम निर्धारित करती हों। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों में ऐसी पार्टियां आपको दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांतों और विचारधाराओं पर आधारित दल। समानता राष्ट्रीय स्तर के सभी दल जो होते हैं किसी न किसी सिद्धांत यानी किसी न किसी प्रिंसिपल पर या किसी न किसी थॉट पर आधारित होकर के गठित किए जाते हैं। वे मानते हैं कि जिस विचारधारा अथवा सिद्धांत में विश्वास करते हैं उन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सकती है। जैसे कि भाजपा जो है उसका अलग विचार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो जनता के हितों के लिए। इसी तरीके से आप देखते हैं जो कांग्रेस है उसका अलग अपना विचारधारा है, सपा जो है उसकी अलग विचारधारा है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, बसपा जो है ये बहुजन समाज पार्टी है। क्लियर, तो सभी पार्टियों का अपना अपना सूत्र है, अपना अपना उनका विचार है। प्रच्छन्न सांप्रदायिक एवं जातिवादी पार्टियां। सिद्धांततः तो सांप्रदायिक और जातिवादी विचारों पर आधारित पार्टियों को राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश भारत में इस प्रकार के अनेक ऐसे दल हैं जो प्रच्छन्न रूप से सांप्रदायिक और जातिवादी चरित्र के हैं, जो एक प्रकार से संप्रदाय के आधार पर बने हैं, जाति के आधार पर बने हुए हैं। कई सारे ऐसे पार्टी भारत में आपको दिखाई पड़ जाएंगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रकार हो गए जो मैंने आपको बताए। कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के प्रकार? प्रच्छन्न सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टियां, सिद्धांतों और विचारधाराओं पर आधारित दल, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। ठीक है, तो ये दल होते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है स्थानीय संस्थाओं के कार्य बताएं। साधारणतः स्थानीय संस्थाओं के कई कार्य होते हैं। पहला काम होता है प्रारंभिक शिक्षा का काम। स्थानीय संस्थाओं के प्रमुख कार्य होते हैं बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठशालाएं स्थापित करवाना। जैसे कि जो प्राइमरी पाठशाला होती हैं वो काम स्थानीय स्वशासन के लोग ही करते हैं, स्थानीय सरकारें ही करती हैं। उनका प्रबंधन करना हुआ तब भी करेंगी। सभी संस्थाएं प्रारंभिक पाठशालाएं खोलती हैं। बहुत सी नगर पालिकाएँ आध्यात्मिक शिक्षा तक का भी प्रबंध करती हैं। ठीक है, स्कूलों के अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन संस्थाएं पुस्तकालय, वाचनालय यानी कि जो लाइब्रेरी वगैरह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, संग्रहालय और कला भवनों की आदि की व्यवस्थापना भी करती हैं। दूसरा प्रकाश, लाइट के लेकर के काम। अपने अपने क्षेत्र में प्रकाश का प्रबंध भी, यानी खंभा उम्भा लगवाना हुआ, बिजली का काम करना हुआ, तो ये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत यही सब प्रधानी उधानी वाले करेंगे। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश का प्रबंध नहीं है, यहाँ पर गैस या तथा तेल से प्रकाश किया जाता है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था करवाना। इसके अलावा नगर निर्माण करना। अपने अपने क्षेत्र में नई साफ बस्तियाँ भी बनवाई जाती हैं। नए मकानों के नक्शों की स्वीकृति पहले उससे लेनी पड़ती है और इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ती है। तो यही सब हैं आपके। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कार्य होते हैं स्थानीय संस्थाओं के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बेसिकली सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता को कई भागों में बांट देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, भारत में अमेरिका के सहयोग से 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, किंतु यह योजना असफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप बलवंत राय मेहता नाम की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 ईस्वी में सत्ता विकेंद्रीकरण पर त्रिस्तरीय सुझाव दिया। सत्ता को और भी छोटे स्तर पर बांटने का प्रयास, ताकि
भारतीय सरकार की पहुंच जनता के, आम जनता मतलब कि जनता के तक पहुंच सके और जनता की बातें सरकार तक और सरकार की बातें जनता तक पहुंच सके। बीच में तमाम सारे लोग भले ही काम कर रहे हों। इस समिति का गठन 1957 में हुआ था, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटित किया गया। आज देश में जो पंचायती राज लागू है उसका आधार बलवंत राय मेहता समिति ही है। 1977 ईस्वी में परिवर्तन के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसमें स्वशासन के द्विस्तरीय सुझाव पेश किए गए किंतु लागू नहीं किया गया था। बेसिकली बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया। जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन, राज्य मतलब कि आप देखते हैं प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन और प्रधान मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। तो आप देखते हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, ये सब आपका इसी के तहत होता है। ठीक है, किसके तहत होता है बेटा? ये सब इसी के तहत होता है, पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके तहत? पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। उपरोक्त परिस्थितियों में तुरंत सुधार करने की आवश्यकता थी। 1977 ईस्वी में केंद्र में जनता दल की सरकार बनने के पश्चात सुप्रसिद्ध नेता अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य पंचायती राज व्यवस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं की कार्यविधि की जांच करना था और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देना था, ताकि विकेंद्रित नियोजन और विकास की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। इस समिति ने 1 वर्ष बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। निम्नलिखित प्रमुख संस्तुतियाँ इसमें थी। सबसे पहली बात, पंचायती संस्थाओं को और अधिक अधिकार और हस्तांतरण राज्य द्विस्तरीय व्यवस्था अपना सकते हैं। एक जनपद स्तरीय जिला परिषद तथा एक मंडल पंचायत जिसका क्षेत्र विकास खंड से छोटा लेकिन ग्राम पंचायत से बड़ा होगा। इन संस्थाओं का 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों को स्थानीय निर्वाचनों में भाग लेने का अवसर दिया जाए, ऐसा बलवंत मतलब कि ये जो अशोक मेहता समिति थी इसमें बताया गया था, लेकिन इसको अपनाया नहीं गया था। परंतु ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो 6 माह के अंदर नए सदस्य निर्वाचित हो जाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दलों को स्थानीय निर्वाचनों में भाग लेने का अवसर दिया जाए। राज्य सरकार दलीय आधार पर किसी पंचायती राज संस्था को अधिक्रमित ना करे, परंतु ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो 6 महीने के अंदर नए निर्वाचन संपन्न किए जाएं। अशोक मेहता समिति की संस्तुतियों को आवश्यकता अनुसार महत्व ना दिया जा सका, क्योंकि अचानक केंद्र में जनता दल का शासन समाप्त हो जाता है और कांग्रेस की द्वारा जो है शासित राज्यों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु कुछ वर्षों के बाद में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश ने अपनी पंचायती राज व्यवस्थाओं को काफ़ी सीमा तक अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन से प्रभावित होकर के पुनर्गठित किया। लेकिन इससे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने जो त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, ये बढ़िया तरीके से लागू हो गई थी और इस वजह से उसी मॉडल पर आगे लोग बढ़ते रहे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस सरकार में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में जब जनता दल की सरकार आई तो उसने अशोक मेहता समिति लाया। लेकिन अशोक मेहता समिति चूंकि प्रासंगिक भी नहीं रही उतनी ज़्यादा और ना ही तब तक सरकार बदल गई और इस वजह से लागू नहीं हो पाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आज के पेपर में तो आएंगे ही, इसके अलावा जो भी आपके से राम मनोहर लोहिया का पेपर भी होना बाकी है, ऐसे कई विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया का, इन सभी में आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग, यानी कि जैसे जो केंद्र स्तर पर चुनाव होता है वो आपके निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन जब एक प्रकार से राज्य में तमाम प्रकार के चुनाव चूँकि होते रहते हैं, चूँकि जब इतने छोटे छोटे स्तरों पर आपने बांट दिया, प्रधानिक चुनाव होगा, जिला पंचायती होगा, ठीक है, सभी का चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं पे जब ये सारे चुनाव होंगे तो जब ये सारे चुनाव होंगे बेटा, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की भी एक भूमिका बढ़ जाएगी। तो जब निर्वाचन आयोग की भूमिका बढ़ेगी तो निर्वाचन आयोग भी अपना क्षेत्रीय संगठन बनाएगा। तो ऐसे में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जो ये आयोग सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, इनके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है जो कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता करना होता है। इसका काम, यानी केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके काम में हाथ बटाना, उसका सहयोग करना प्रादेशिक निर्वाचन आयोग का काम होता है।
इसके अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन आयोग नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है। नगर पालिका मतलब कि जो नगरों में चुनाव की व्यवस्था है वो, और ग्राम पंचायत मतलब कि जो ग्राम स्तर पर जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायती और प्रधानी का चुनाव होता है वो सब। इसमें नगर निगम पार्षदी का चुनाव जो होता है नगर पालिका में, ये सब करवाता है ये प्रादेशिक निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है। राज्य की मतदाता सूची तैयार करना हुआ, उसमें संशोधन करवाना हुआ, ये सब राज्य का जो ये मतलब कि प्रादेशिक निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा ही होता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त होता है। उनकी सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं, यानी हाई कोर्ट का जज जितना पावरफुल होता है उतने पावरफुल होते हैं भारतीय मतलब कि प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैसियत रखता है। ठीक है। और ये हाई कोर्ट के, चूँकि ये राज्य स्तर पर होते तो हाई कोर्ट के, केंद्र स्तर पर जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैसियत। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मुझको मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। चले, भारत में चुनाव प्रणाली में निम्न त्रुटियां दिखाई देती। पहली है, राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों एवं स्थानों में काफ़ी अंतर और चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है। सन 1980 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 19.94% मत प्राप्त करके 41 स्थान प्राप्त किया था। दूसरी बात, चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। लगातार चुनाव में आजकल तो क्या है, चुनाव पैसे के दम पर जीते जाते हैं। वास्तव में बात यही सही है, पैसे चुनाव से पहले बढ़ जाते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। पैसे आप देखते हैं छोटे मतलब कि सभी के यहाँ मतलब कि नेताओं, जैसे आप बड़ा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आप देखते हैं, या लोकसभा में तो खैर नहीं बढ़ता है, लेकिन कभी कभी आप देखिए पैसे का भूमिका बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कहे कि भाई नहीं होती है, चुप्पे चोरी सब बहुत कुछ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी को पता है, ये पुलिस को भी पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है, निर्वाचन आयोग को पता है, लेकिन बस वो होता है कि भाई फॉर्मेलिटी चल रही, फॉर्मेलिटी चलने दो, सब हो रहा है। तो चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा राजनीति में अपराधियों की भूमिका बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। जो अपराधी होते हैं वो राजनीतिक नेता ही, मतलब जो नेता होते हैं वही अपराधी बिल्कुल सफ़ेद पोश होते हैं। हिंसा का प्रयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर को देखते हुए मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिल रही है। चूँकि नेता लोग जब चुनाव होता है तो नाना प्रकार के तमाम प्रकार के भाषण देते हैं, आनी बहानी बोलते हैं, जा करके जीतने के लिए जो मर्जी आता है बोल देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ऐसे में लोग अब वोट डालना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियां यही सब हो रही हैं, जिसकी वजह से मतदाता जो है उदासीन होता जा रहा है। मतदाता वोट भी नहीं डालना चाहता किसी को, क्योंकि कोई भी पार्टी अच्छी ही नहीं बच रही है। लोगों को लग रहा है, बहुत सारे लोग नोटा दाब करके चले आते हैं, क्योंकि उनको ना तो भाजपा अच्छी लगती, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, कोई अच्छी ही नहीं लगती है। ऐसे में चूँकि सभी लोगों ने तंग कर दिया है बच्चों को, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनके लिए अभी तक कोई काम बच्चों मतलब कि बच्चों के लिए बेसिकली कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई है। ठीक है। वैसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए सरकार को, या पढ़ने के लिए इसे जो कोचिंग संस्थान होते हैं, या ऐसे देखते योगी सरकार ने कोचिंग चलाई थी जो है तैयारी के लिए यूपीएससी के बच्चों के लिए, वो सब भी बंद हो गई, ध्वस्त हो गई। ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो योजनाएँ सरकार लाती हैं, लेकिन वो योजनाएँ सफल नहीं हो पाती हैं। ठीक है। उसके कई कारण होते हैं। तो शासक दल प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करता है। निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दलों का दबाव होता है, जिससे वे निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये सब इसकी कमियां हैं चुनाव की, ये त्रुटियां हैं, ये समस्याएं हैं चुनाव की, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग के कई काम होते हैं, जैसे कि चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना हुआ, यानी चुनाव कहाँ कहाँ पर करवाना है, कितने क्षेत्र पर कौन सा चुनाव होगा, इसका सब डिसाइड करना चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। मतदाताओं की सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट वगैरह बनाना, ये सब भी इसी का काम है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना मतदाताओं को कि वोट कैसे डालना है, किस तरीके के चीज़ों पर डालना है, कैसे क्या होता, पूरी ट्रेनिंग देना। विभिन्न राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त देना, उनकी मान्यता को रद्द करना, चुनाव की पूरी व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, उनका चुनाव चिन्ह जब्त भी करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लगाना 2-3 दिन पहले से। ठीक है। ताकि चुनाव में कोई जो है झगड़ा लड़ाई ना हो। चुनाव रद्द करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। उपचुनाव करवाना, दोबारा से चुनाव करवाना हो तब भी यही करवाएगा। राजनीतिक दलों
को आकाशवाणी पर प्रचार की सुविधा भी देना ये निर्वाचन आयोग के कार्य के द्वारा ही होता है। यानी कि अगर प्रचार करना किसी भी पार्टी को निर्वाचन आयोग से एक बार परामर्श लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग के कुछ काम थे जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है बेटा, इसी वजह से उतनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो सॉरी आप सभी को बुरा लग रहा होगा बीच बीच में खांसता हूँ, बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न अगला है, भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। चूँकि भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी जो समस्याएं रही हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स रही हैं, वो भी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसके बारे में पूछा जा रहा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, किसी राजनीतिक समूह को एकजुट करने और आलोचना करने के लिए राजनीतिक मामलों में भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी कहीं पर भी वोट मांगने है तो आपको भाषा, जैसे मोदी जी को आपने देखा होगा, जब वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो एकदम से अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसी बोली बोलने लगते हैं। कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ पर कन्नड़ टाइप का 2-3-4 शब्द सीख के जाते बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर तमिल में तो तमिलनाडु में तो तमिल बोली बोलने लगते हैं। इस तरीके से जिधर जाते हैं वो उस हिसाब से बोलना शुरू कर देते हैं। यानी बोली जो होती, भाषा जो होती है, यह एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा करने में और वोट मांगने में बड़ी मदद करती है। ठीक है, तो भाषा की राजनीति करने वाले लोग भाषाई मतभेद उत्पन्न करके उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग तथा भारतीय शासन को चुनौती देने वाले आंदोलनों ने देश की एकता व अखंडता को चोट पहुंचाया है। देश की राजनीति में राजभाषा के प्रश्न अथवा प्रादेशिक भाषाओं की राजभाषा को चुनौती दी है। भाषावाद के आधार पर राजनीति में भाषा व क्षेत्रवाद के कारण सरकारी नौकरियों में समस्या भी उत्पन्न हुई है। आप देख रहे होंगे कि आज तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, जो कि कई सारे भाषा के वहाँ के लोग जो है धरना दे देते हैं कि भाई हिंदी ही क्यों हो बनेगी, तमिल क्यों नहीं बनेगी, कन्नड़ क्यों नहीं बनेगी। दक्षिण वाले इसका घोर विरोध करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाषा जो होती है वो राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है। और भाषा की वजह से राष्ट्रीय की भाषा की वजह से भाषावाद भी होता है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, और भाषाई आधार पर वोट मांगते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रीयतावाद से क्या दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, उल्लेख कीजिए। क्षेत्रीयतावाद की भावना राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली एक फैक्टर है, इसलिए इसके दुष्परिणाम कई सारे दिखाई पड़ते हैं। भाषावाद मतलब कि इसके क्षेत्रीयतावाद के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव बन जाता है। क्षेत्रीयतावाद से क्षेत्रवादी जो विचारधारा है वो ये भी डिसाइड करती है, मतलब ये बताती है कि अपना ही क्षेत्र आगे है, बाकी तुम्हारा नहीं आगे है। यानी अपने को बढ़ाने के चक्कर में अगर दूसरे को दबाना भी पड़े तो हम दबा देंगे, ये होता है क्षेत्रीयता। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत हो जाना। तीसरी बात, स्वार्थी नेतृत्व और संगठनों का विकास हो जाना। क्षेत्रीयतावाद से यही सब होता है। भाषण की समस्या का अधिक जटिल हो जाना। राष्ट्रीय एकता को चुनौती बार बार देता है क्षेत्रीयतावाद। जातिगत भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति मतलब कि इसमें होती क्षेत्रीयतावाद में। धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है क्षेत्रीयतावाद। तो इस तरीके से क्षेत्रीयतावाद जो होता है, इससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। देश को हमेशा खतरा बना रहता है, देश की एकता को चुनौती देता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीयतावाद की भावनाएं क्यों बढ़ रही हैं, विवेचना कीजिए। भारत में निम्न कारणों से क्षेत्रीयतावाद की भावनाएं बढ़ रही हैं। पहला कारण है, क्षेत्रीयतावाद के कारण ही भारत में नए राज्यों की मांग बढ़ रही है। जैसे असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पृथक राज्यों की मांग चलाई जा रही है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र का विकास पृथक राज्यों से ही संभव है। इस वजह से चूँकि जो बड़े राज्य असम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तो बट ही गया, महाराष्ट्र में भी अलग राज्य की मांग चल रही, कभी कभी आए दिनों एक प्रकार से इसकी डिमांड होती रहती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में कई भाषा एवं कई संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए वे अपनी संस्कृति को अलग बनाए रखना चाहते हैं और ऐसी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए अलग सी व्यवस्था करी जाए, अलग क्षेत्र बनाया जाए। तीसरी बात, राज्यों के पुनर्गठन के बाद कई देशी रियासतों को एक में मिला लिया गया था, इसलिए आज वे महसूस कर रही हैं कि हम अलग अलग होते तो हमारा विकास तीव्र गति से होता। इस वजह से ये रह करके पनपने लगते हैं। चौथी बात यह है, इसकी भावना इसलिए बढ़ रही है भारत में क्षेत्रीयतावाद की कि भारत के सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हुआ है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से उनमें असमानता है। जिन क्षेत्रों का विकास कम हुआ है वे अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं
जिनका विकास तीव्र गति से हो गया है वो खुशी हैं, लेकिन जिनका विकास नहीं हुआ है वो दुखी हैं। बढ़ रही है विभिन्न जातियों में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है। अगली बात है राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की मांग की भी बढ़ रही है। विभिन्न नेताओं के अंदर यह मंशा होती है कि यदि अमुक क्षेत्र अलग हो जाएगा तो हम वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, या हम वहाँ के एक प्रकार से दावेदारी हो जाएंगे। तो इस वजह से नेता लोग जनता को भड़काते हैं ताकि अलग राज्य बनेगा तो एक मुख्यमंत्री का पद भी बढ़ेगा, तो हो सकता है कि हम उसके बड़े नेता हैं तो हम मुख्यमंत्री बन जाएं या कोई मंत्री बन जाएं या कुछ भी हमको कुछ बड़ा मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। प्रश्न आ चुका अनुच्छेद 356 का औचित्य बताइए। देखिए अनुच्छेद 356 आधार पर राज्यों में साधारणतः अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। संविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया था कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण से उत्पन्न संकट का दलगत हित के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस आवश्यक बुराई के रूप में अवमानना अनिवार्य था, अन्यथा संविधान निर्माण के सारे प्रयास अंततः असफल हो जाते। यद्यपि आलोचकों का कहना है कि कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस दल के हितों के रक्षार्थ और विरोधी दलों को कुचलने के लिए लागू किया गया है। 356 बेसिकली राष्ट्रीय शासन को बताता है, लेकिन विवेकपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतः इस शक्ति का प्रयोग राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग गलत भी हुआ है। जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में आप देखते बहुत सारे लोग कहते हैं आलोचक कि वो गलत हुआ था। डॉक्टर MP पायली के अनुसार शब्दों में उपर्युक्त सभी मामलों में आपात उद्घोषणा के रूप में केंद्रीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप संकट काल की समाप्ति पर स्थिर मंत्रिमंडल की स्थापना करना संभव हो सका है। यानी आप देखते हैं कहीं संकट की स्थिति आ जाती है तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्य में जब एक प्रकार से सदन नहीं चल रहा होता ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगता है और राज्यपाल वहाँ का पूरा शासन संभालता है, राष्ट्रपति कहने पर सब कुछ करता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1959 में केरल राज्य में की गई संकट काल की घोषणा, 1967 के आसपास आम चुनाव के बाद राजस्थान राज्य में किया गया व्यवस्थापिका का स्थगन, 1989 में कर्नाटक, 1990 में असम, 1991 में तमिलनाडु, 1992 में नागालैंड में तथा दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के विधानसभाओं को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पूर्णतः निष्पक्ष राजनीति के उदाहरण नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कि उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था अपने उद्देश्य को साधने के लिए। यही बात 1973 में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में की गई राष्ट्रपति शासन की घोषणा तथा मई 2005 में बिहार विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में कही जा सकता है। अतः ऐसे सभी संभव उपायों पर विचार किया जाना चाहिए जिनसे अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग को रोका जा सके। यानी 356 का उपयोग जो किया गया था कि मान लेते विधानसभाएं भंग हो गई, विधानसभा नहीं चल रही तो ऐसे में कर दिया जाए। लेकिन जब एक प्रकार से विधानसभा सही तरीके चल भी रही है और ज़बरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है किसी कारण के बस में, ताकि वो राज्य का मुख्यमंत्री दूसरा है और केंद्र में सरकार दूसरी है, तो ऐसे स्थिति में तमाम प्रकार की चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल अलग होता है और राष्ट्रपति शासन अलग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक निबंध लिखे, 2023 में प्रश्न आया है। राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता या बिगड़ती कानून व्यवस्था से निपटने के लिए पहले राज्यपाल शासन ही लगाया जा सकता था। राज्यपाल शासन लगने के बाद यदि राज्यपाल सिफारिश करते थे तो वहां राष्ट्रपति शासन लगता था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार की ओर से सीधे शासन लागू करना और राज्य सरकार किसी राज्य का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है और एक नियुक्त राज्यपाल को उस संबंधित राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जा सकता है। सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगाए जा चुके हैं। तो इस तरीके से ये सब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। और ऐसे ही आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा,
बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार करप्शन के कारण क्या रीजन है, उसका परीक्षण कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण। पहले कारण तो प्रशासन में भ्रष्टाचार तो एकदम से भरा पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन हो या कोई भी चीज़ हो, सरकारी कार्यालय हो, सभी जगह पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। और भारत में तो करप्शन अपने एकदम से जो है जवानी की अवस्था में है, कह सकते हैं। पहला कारण भ्रष्टाचार का, नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनमें लगातार जो है गिरावट आ रही है, कमियां आ रही हैं। विकसित समाज आज शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता बहुत पड़ती है लोगों को। ऐसे में जो व्यक्ति अपनी सैलरी पाता, सरकारी कर्मचारी जो पद पे रहता है, वो अपने सरकारी जो पद से उसको पेंशन या तनख्वाह मिलती है, उससे उसका घर नहीं चलता। आप सोचो कि सरकारी सर्विस करने वाले व्यक्ति का घर नहीं चलता, उसको भी टेबल के नीचे से पैसे लेने पड़ते हैं। तो एक आम किसान के घर के लोगों की मतलब कैसे चलती है। लेकिन वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता। किसान जो होता है खेती करता है, गेहूँ उगाता है, और गेहूँ जब एक प्रकार से 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये जब जितना बिकता है तो उतने में बेच देता है। जब गेहूं की फसल किसानों की तैयार होती तो गेहूं सस्ता हो जाता। जब गेहूं की बीज खरीदने जाते तो 36 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 90 रुपये किलो तक गेहूं खरीद करके बच्चे बोते हैं। मतलब जो टीचर्स मतलब कि जो ये होते हैं किसान लोग, वो बोते हैं। कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा माल तैयार होता है, हमारी गोभी तैयार होती है, हमारे टमाटर तैयार होते हैं, तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो गोभी मतलब कि ये टमाटर और ये सब बिकने लगती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते किसान। लेकिन जब बड़े बड़े नेता जो होते हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं, या बड़े बड़े जो एक प्रकार से अधिकारी होते हैं, ये सब टेबल के नीचे से क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते रहते हैं। आप भ्रष्टाचार का एक बढ़िया नमूना देख पाएंगे, बैंक की एक मूवी अभी हाल फिलहाल में आई है, आप देखेंगे समय पाएंगे तो। अब ये मत सोचिएगा कि गुरुजी को पैसा मिला होगा तो वो बता रहे हैं, नहीं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, चूँकि अच्छी मूवी बार बार नहीं आती हैं। जैसे आपको अगर देखना होगा करप्शन की मूवी, तो बैंक को लेकर के भी मूवी आई है, उसका क्या नाम है, भास्कर करके कोई है। ठीक है, तो वो भास्कर मूवी जो लकी भास्कर या कैसे कुछ करके है, तो उसमें बैंक का मैनेजर होता है वो, ठीक है, हीरो। और वो धीरे धीरे करके पहले ईमानदार होता है, फिर जब वो उसकी गरीबी उसमें नहीं जाती है, वो 6,000 पाता है तनख्वाह महीने की, उसमें अपना खर्चा नहीं चला पाता है, तो वो क्या करता है, वो बैंक उसी बैंक के पैसे को निकालता है और उसको अलग अलग जगहों पर लगाता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। और फिर वही बाद में जा करके जो हर्षल मेहता होते हैं, हर्षा मेहता ऐसे करके कुछ नाम होता है, जो बिग बुल कहे जाते हैं शेयर मार्केट में, तो पैसा हर बैंक से लेता है और फ्रॉड करके। ठीक है, और उसके बाद में फ्रॉड बीआर करके कुछ होता है, तो उसमें पूरी देखेंगे, पूरी समझ में आएगी आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए धन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। ईमानदारी से धन कमाना काफ़ी मुश्किल होता है, अतः अनैतिक उपायों की सहारा लिया जाता है लोगों के द्वारा। अनैतिक उपाय, पहले अनैतिक कार्य करने में व्यक्ति झिझकता था, जबकि आज अनैतिक उपायों से व्यक्ति लाभ अर्जित करने में प्रसन्न होता है और अपने आप में प्राउड फील करता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, आजकल वेतन में विषमता है, क्योंकि भारत में कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी अंतर है। अधिक वेतन पाने वाला उच्च अधिकारी जब आराम से जीवन व्यतीत करता है, तो कम वेतन पाने वाला निम्न अधिकारी सुख सुविधा में वृद्धि के लिए अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि मतलब कि जब देखता है कि भाई वो सोफ़ा पर बैठ करके मौज ले रहा है, तो हम वो सोफ़ा खरीदेंगे ऐसे में, या जो भी मतलब लोग देखी देखा यहाँ पर बहुत करते हैं। लाल फीताशाही, ये भी एक कारण रहा है। भारत में सरकारी कार्यालयों में कार्य करने की प्रक्रिया अधिक जटिल पाई जाती है। कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं हो पाता भारत में। एक अधिकारी की मेज से दूसरे अधिकारी के पास फाइल जाने में काफ़ी विलंब होता है, इसीलिए रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। जिन कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों एवं जनता में ज़्यादा संपर्क होता है, वहाँ रिश्वतखोरी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, चौथा कारण ये है रिश्वतखोरी बढ़ने का, भ्रष्टाचार बढ़ने का भारत में। औद्योगिक और व्यापारी वर्ग, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति आज के औद्योगिक और व्यापारी वर्ग में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है।
तस्करी के द्वारा अधिक धन अर्जित करने का सबसे उत्तम साधन है, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चूँकि आप तस्करी करके या तमाम प्रकार की चीज़ें होती, चूँकि जो बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं वो टैक्स बचाने के चक्कर में वो भी काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप बोल सकते हैं, या जो है हवाला का पैसा जिसको आप बोल सकते हैं, उसके माध्यम से तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो वो सब गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उससे धन कमाने में पीछे नहीं हटते, तो ये सब भ्रष्टाचार ही तो है। इसके अलावा अगला कारण है निर्वाचन में भारतीय राजनीति को धन देना, यानी भारत में चुनाव काफ़ी महंगे हो गए हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को धन की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी लोग उसमें पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में अनुचित साधनों के द्वारा धन अर्जित किया जाता है और यह धन राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है धन और पद का प्रलोभन। कभी कभी क्या होता है, अधिकारियों और राजनेताओं को पद और धन का लालच दिया जाता है कि वे उनके अनुसार कार्य करें, तो उन्हें या तो एक मुश्त लंबी रकम दी जाएगी या कोई ऊंचा पद दे दिया जाएगा। इस वजह से लोग एक प्रकार से राजनेताओं के उसमें आ जाते हैं और जो है भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार निवारण के कई उपाय हैं, जैसे कि मंत्रियों, विधानमंडल के सदस्यों, प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या कैसे सुलझाई जाए तथा नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण की स्थापना होनी चाहिए, जो कि भ्रष्टाचार की समस्या पर विचार करके आम जनता का विश्वास प्राप्त कर सके और इस तरीके से वो सभी से स्वतंत्र हो, उस पर किसी का दबाव ना हो, एक ऐसी संस्था बनाई जाए। प्रशासनिक दुर्व्यवहार तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए पश्चिम के कुछ देशों में जो है ओम्बुड्समैन की व्यवस्था करी गई है, जो कि एक कानूनी अधिकारी होता है जिसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों का जांच पड़ताल करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जिससे आप भ्रष्टाचारी हो, जैसे उसमें मूवी में होता है कि वो जाता है आरबीआई के पास, ठीक है, डायरेक्ट जा करके अपने बैंक के जो जीएम सीएम होते हैं सबसे कहता है, कोई नहीं सुनता, सब मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे में आरबीआई के पास जाता तो आरबीआई फिर सुनती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर लोग अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ जा करके बोल सके। आज क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोलोगे तो आपको ही पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो आप किससे जा करके कहोगे। ठीक है, तो यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी, कुएं में भांग पड़ी तो आप किससे जा करके बोलोगे, सभी नशे में हैं। ठीक है, सभी भ्रष्टाचारी हैं, तो किससे आप बोलोगे कि भ्रष्टाचार फलाने कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में दल परिवर्तन के मूल कारण क्या क्या है। भारत में दल परिवर्तन कई कारणों में देखे जाते हैं, जैसे कि दलों में आंतरिक गुटबंदी, प्रायः सभी दलों में गुटबंदी देखने को मिल रहा है। यही गुटबंदी दल परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। जिस गुट की उपेक्षा होती है वह एकल परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है और 74वां संविधान संशोधन आपका जो है नगर पंचायतों से रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से। ये बात ध्यान रखेंगे और दोनों से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। दूसरा है पद का आकर्षण। पद के आकर्षण के लिए भी दल बदल हो जाता है। दल बदल कानून 10वीं सूची में शामिल है। तो दल बदल क्यों, पॉलिटिकल पार्टी लोग एक दूसरे कैसे चेंज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि पद का आकर्षण दल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है कि आओ आप हमारे दल में शामिल हो जाओ, सांसद हो, आपको हम फलाने मंत्री दे देंगे। इस तरीके से दल परिवर्तन करने से मंत्री पद आसानी से प्राप्त हो जाता है, इस वजह से लोग दल परिवर्तन कर देते हैं। तीसरी बात, आर्थिक लाभ होता है। दल परिवर्तन करने का एक कारण होता है धन। दल परिवर्तन करते समय विधायकों और सांसदों की बिक्री हो जाती है कि भैया हम आपको इतना करोड़ रुपए देंगे, आप हमारे तरफ आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगला है नैतिकता का अभाव, मोरलिटी का अभाव होता है। हमारे देश में राजनीतिक दलों का निर्माण नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। जब ऐसा लाभ मिलने की संभावना किसी भी दल में होती है तो सदस्य उसी में चले जाते हैं। ये जो सांसद वांसद होते हैं इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता है। ये आज भाजपा के हैं, कल उसके हो जाएंगे, परसों उसके हो जाएंगे। जिस तरफ रुख देखा कि भाई जनता जा रही उसी तरफ भाग जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के सांसद ब्रिजभूषण वगैरह, ब्रिजभूषण आप देखते पहले सपा में भी कुछ दिन थे, फिर अब भाजपा में चले आए। पहले भी भाजपा में थे, फिर सपा में आए थे, फिर अब भाजपा में आ गए हैं। ऐसे राजा भैया थे हमारे, राजा भैया तो कीर्तिवर्धन सिंह जो इधर के, वो कुंडा वाले नहीं, कुंडा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो प्रतापगढ़ के बहुत फेमस शासक हैं, मतलब बहुत फेमस राजा हैं, बहुत विद्वान आदमी है वो। ये राजा हमारे यहाँ के थे मनकापुर वाले, उनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह। इन्होंने गोंडा से सांसद हैं दूसरी बार तीसरी बार लगभग। ठीक है,
तो ये पहले मायावती जी की पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद में सपा से भी लड़ चुके हैं, ये भाजपा से लड़ चुके हैं, यानी कि भाजपा में इस समय है। तो कहीं ना कहीं पे ये इन लोगों का कोई अपना वो नहीं होता कि विचारधारा पर आधारित है, नहीं, इनका जिधर देखा फायदा उधर ही भाग गए, ठीक है। बस पांचवी चीज, शासक दल का कम बहुमत। जो दल सत्ता में होती है उसे कम बहुमत मिलना दल परिवर्तन का एक कारण है। सन 1999 में भाजपा को लोकसभा में बहुत कम बहुमत मिलना ही दल परिवर्तन का एक कारण बना था, क्योंकि जब एक प्रकार से कम बहुमत मिलता है किसी पार्टी को तब भी ऐसा देखने को मिलता है। दल का नेतृत्व दीर्घकालीन, जब किसी दल में नेतृत्व काफ़ी लंबा होता है तो उसके खिलाफ भी दल परिवर्तन लोग कर लेते हैं। इस तरीके से दल परिवर्तन के ये कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग दल परिवर्तन करते हैं, दल बदल करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या अभिप्राय होता है। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र होता है जिसमें शासन शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाकर के बैठते हैं और हमारे तरफ से जाकर के बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी वो 10 लाख की जनसंख्या, 12 लाख की जनसंख्या को के रूप में जाकर के और संसद में बोलते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जाते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतंत्र के 4 गुण कौन कौन से बताएं। लोकतंत्र के प्रमुख कई गुण हैं। पहला, जनता का शासन होता है लोकतंत्र। दूसरा, सीमित और संवैधानिक शासन होता है इसका। तीसरा, मानवीय गुणों का विकास होता है इससे। लोक कल्याणकारी शासन होता है, चूँकि प्रजातंत्र जो होता है जनता का कल्याण करता है, जनता के हित के लिए काम करता है, जनता को आगे बढ़ाने का काम करता है, जनता की समानता की बात करता है, स्वतंत्रता देता है जनता को। लोकतंत्र के 4 दोष बताएं। देखिए, लोकतंत्र के जहाँ एक तरफ लाभ है वहीं दोष भी हैं उसके, जहाँ गुण होते हैं वहीं हानियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर अकुशल व्यक्तियों का शासन हो जाता है। कभी कभी जो व्यक्ति शासन के बारे में नहीं जानता कुछ, उसका भी शासन हो जाता है, क्योंकि जनता ने अगर उसको चाहा तो उसको बना देती है, ठीक है। दूसरी बात, नौकरशाही यहाँ पर हावी हो जाती है। तीसरी बात, निर्णय में शीघ्रता इसमें नहीं होती है, क्योंकि जनता का शासन होता तो ऐसे में निर्णय यहाँ पर अच्छे तरीके से, सही तरीके से नहीं लिया जाता, क्योंकि जनता इसमें विरोध भी कर देती कभी कभी। भ्रष्टाचार इसमें दबा करके होता है, बोलबाला होता है भ्रष्टाचार का। लेकिन चूंकि लोकतंत्र आज के देश में, मतलब आज के समय में सभी देशों में लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है अब तक की। इस वजह से लोकतंत्र को लोग फॉलो करते हैं। कोई भी चीज़ ना तो पूर्ण रूप से सही होती है, ना ही पूर्ण रूप से गलत होती है, कुछ सही कुछ गलत होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपना उत्तर लिखें तो कोई भी उत्तर गलत नहीं होता, कोई भी उत्तर सही नहीं होता है। अपने हिसाब से आप लिखने का प्रयास करेंगे, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। समझ लो आप जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिखना है आपको, जैसे आपके दिमाग में चल रही बातें होती है उस तरीके से लिखना। आप समझ लो कि हाँ ये इसका मतलब क्या होता है, आप अपने हिसाब से उसको आप कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 शर्तों का नामोल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की सफलता की कई शर्तें हैं। पहली शर्त है बेटा, लोकतंत्र के प्रति आस्था जनता की है। दूसरी बात, लोकतंत्र के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा शासन का विकेंद्रीकरण भी है, प्रशुद्ध जनमत भी होता है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है, अब्राहम लिंकन ने भी कहा था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र का शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगली परिभाषा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ये जॉर्ज सीले ने कहा था। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने जनता, मतलब कि ये लोकतंत्र को परिभाषित किया। डेमोक्रेसी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र की 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। लोकतंत्र की 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखें, लोकतंत्र की कई समस्याएं हैं, जिनमें से 4 मुख्य इस तरीके से। पहला, अयोग्यता की पूजा इसमें होती है। मूर्खों का शासन भी हो सकता है। लोकतंत्र जो है ये मूर्खों का शासन भी हो सकता है। इसके अलावा दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव इस पर भी पड़ता है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था भी कभी कभी हो जाती है। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम ही होता है मात्र, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे लोकतंत्र है जनता का शासन, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी लड़ सकते हैं, ठीक है। जो बड़े लोग सांसदीय व संसदीय टिकट जो होता है ऐसे नहीं मिल जाता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
ठीक है, उसके लिए भी अंदर से तमाम पैसे वगैरह लगते हैं, तब टिकट जा करके मिलती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक राजनीतिक सरकार लोकतांत्रिक बनती है उसे लोकतंत्रीकरण के रूप में जाना जाता है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्रीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक राजनीतिक सरकार लोकतांत्रिक बनती है, डेमोक्रेटिक बनती है, वही प्रक्रिया लोकतंत्रीकरण कहलाती है। भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख सोपान या 3 प्रमुख स्टेजेज या 3 प्रमुख स्तर हैं। पहला है स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, जैसे जो है आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। राज्य स्तर पर आपका पूरा जो है विधानसभा, विधान परिषद, यानी जो विधायक होते हैं वो MLC MLA वगैरह। केंद्रीय स्तर पर आपके सांसद होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है, तो स्थानीय सरकारों में से ग्राम स्तर पर काम करती हैं सरकारें, ठीक है। ग्राम पंचायतें हो गई, नगर पंचायत, जिला पंचायत। इसके अलावा नगर पालिकाओं में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नगर स्तर पर नगर पालिकाएँ, नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर निगम, ये सब आपके होते हैं। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र सरकार उन मामलों का प्रबंधन करती है जो पूरे देश से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से, और जो निम्न स्तर की ग्राम पंचायतें के लोग ग्राम पंचायत से जुड़े होते हैं। इस तरीके से हर एक सभा से लोग जुड़े, मतलब कि अपने अपने क्षेत्र से सभी लोग जुड़े रहते हैं और अपने अपने क्षेत्र का नियमन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संविधान का क्या महत्व है? देखिए, संविधान प्रत्येक देश का आधारभूत विधि होता है, कानून होता है, जिसके अंतर्गत उन नियमों तथा विधियों का समावेश होता है जिसके आधार पर राज्य का शासन संचालित होता है, राज्य का शासन चलता है। इनके साथ ही प्रत्येक संविधान का एक राजनीतिक दर्शन होता है और वह कुछ निश्चित सिद्धांतों या कुछ निश्चित सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं पर आधारित होता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का यह लेक्चर देख लिया। हिंदी का पेपर भी आपका लगा हुआ है, तो आज जो है हिंदी का पेपर जो कल मैंने दिया था परसों, इसमें मैंने ये दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य जिसमें हिंदी गद्य आपको पढ़ना था, BA 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ये आपका देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है ये, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ में यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी को हिंदी का PDF प्राप्त करना है, पॉलिटिकल साइंस का PDF प्राप्त करना है, जियोग्राफी का प्राप्त करना है, हिस्ट्री का प्राप्त करना है, एंशिएंट हिस्ट्री का प्राप्त करना है, एजुकेशन का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की PDF की व्यवस्था कर दी गई है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मतलब इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो PDF हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उनकी PDF आपको मिल जाएगी। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। देखिए, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 100 रुपये। उसी 100 रुपये में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, किसकी भैया? आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है सभी सब्जेक्ट के। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको बेटा क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको मिलेगा क्या? वहाँ पर क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर PDF नोट्स मिलेगा। PDF नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये ना देखें कि आपके परीक्षा कम बची हुई तो आप क्यों लें इसको। आपके लिए ही बेसिकली व्यवस्था की गई है, आपके लिए नए मॉडल के तरीके से व्यवस्था की गई, ताकि परीक्षा नज़दीक हो तो उसमें तैयारी कैसे करनी है। परीक्षा नज़दीक हो तो आपके लिए महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन 3-4 क्लास की PDF आपके पास, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे परीक्षा में आते हैं उनकी वीडियोज़ और उनकी प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दी जाएगी। आप अपने हिसाब से जब मर्जी हो तब देखिए, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार देखिए। आपके पास PDF हो जाएगा। आप PDF चाहे तो निकलवा करके पढ़ सकते हैं, चाहे वैसे पढ़ दीजिएगा। आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ देंगे, यानी लाइव ग्रुप से जोड़ देंगे, तो वहाँ पर सब चीज़ आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की। इसमें आपको इसी 100 रुपये में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जानी है। तो आप जुड़ जाइए फटाफट से, मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।